अरे आप सोए नहीं अब तक? वो सरपंच जी की पत्नी ने रोक लिया था। जयमाला देख कर ही जाना। लड़का तो हीरा था, IAS अधिकारी था वो। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ सुनीता, मैंने देखा उन्हें। काश हमारा बेटा भी IAS अधिकारी बन जाए, बस यही सोच रहा हूँ तब से। भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उन्हीं पर भरोसा है। इस साल वो 12वीं पास कर लेगा। कॉलेज में पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजना है। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर इसी तरह 5-7 साल फसल अच्छी हो गई तो बंकू की पढ़ाई के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। कल फसल की कटाई भी करवानी है। हे राम जी, हमारे इस सपने को पूरा कर देना। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अरे बाहर ये कोलाहल कैसा है? कहीं शादी में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? रुको, मैं अभी पता करता हूँ। तभी बंकू बदहवास दौड़ते हुए आता है। पिताजी, पिताजी, गजब हो गया। अरे बेटा, तू हाँफ क्यों रहा है? बाहर ये शोर कैसा है? पिताजी, हमारे खेत में आग लग गई है। बारात वालों की पटाखों से शायद आग लग गई। ओह, बहुत बुरा हुआ। हमें खेत पर जाना होगा अभी। देखो जी, ठीक से जाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बंकू, तू पिताजी के पीछे पीछे जा। रतन और बंकू दोनों दौड़ते हुए अपने खेत पर पहुंचते हैं। वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। कोई धूल मिट्टी से तो कोई पानी फेंककर खेत में लगी आग को बुझा रहा था। हटो हटो, मुझे आगे जाने दो। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। रतन, आगे मत जाओ। आग भयानक रूप ले चुकी है। भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। नहीं पंडित जी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। रतन वहीं पर गिर पड़ता है। अरे कोई पानी मारो रतन को, लगता है बेहोश हो गया। रतन को बंकू और ज्ञानचंद मिलकर घर ले आते हैं। करीब 1 सप्ताह तक घर में मातम छाया रहता है। तभी 12वीं क्लास का रिजल्ट पेपर में आता है। बंकू का दोस्त दीपू दौड़ता हुआ रतन के घर आता है। बंकू, रिजल्ट आ गया है। हम दोनों फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए हैं। हुर्रे! क्या मैं पास हो गया? पिताजी, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। शाबाश बेटा, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। चाहे कितना भी कर्ज लेना पड़े, मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजूंगा। माँ, मैं पास हो गया। माँ, जुग जुग जियो बेटा, भगवान सदा इसी तरह तुम पर कृपा बनाए रखें। रात में सोते वक्त बंकू की आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है आपने? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, फिर उसका शहर में पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा? अपना खेत गिरवी रख देंगे। क्या? अगर खेत गिरवी रख दोगे तो खेती कहाँ करोगे? पैसे कैसे चुकाओगे और हम खाएंगे क्या? शहर जाकर मजदूरी करेंगे। दूसरे दिन रतन सेठ करोड़ी मल के पास जाता है। आओ रतन, कहो कैसे आना हुआ? सुना है बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। हाँ सेठ जी, सब आप लोगों की कृपा है। मेरा बेटा सेठी का भी कुछ नंबरों से फर्स्ट डिवीजन छूट गया। उसे शहर के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाऊंगा। खैर छोड़ो, और बताओ कैसे आना हुआ? मैं भी बेटे को शहर में पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ा लिखा कर IAS बनाना चाहता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा सोचे हो, लेकिन आपसे तो मेरी माली हालत छिपी नहीं है, इसलिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। आप चाहे तो मेरे खेत गिरवी रख लें। दरवाजे के पीछे से दोनों की बातें सुन रही सेठ करोड़ी मल की पत्नी मंजूरी सेठ को बुलाती है। सेठी के पापा, जरा अंदर तो आना। क्या कह रही हो भाग्यवान? ये तो रतन है ना, इसकी ये औकात कि हमारी बराबरी करे। शहर में बेटे को पढ़ाकर IAS अधिकारी बनाएगा। इसे पैसा नहीं देना।
ऐसा करता हूँ कि इसे इतना सूद बोल देता हूँ कि चला जाएगा। ठीक है। हाँ तो रतन भाई, देखो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सब मार्केट में दिया हुआ है, लेकिन चूंकि तुमने पहली बार मुंह खोला है इसलिए कुछ उपाय कर सकता हूँ। सेठ जी कोई भी उपाय कीजिए, लेकिन पैसे मुझे चाहिए। शहर में मेरा एक दोस्त है जो पैसे लगाता है, लेकिन वो बहुत ऊंची दर पर सूद लेता है। मुझे सब मंजूर है। ठीक है, तो कल आकर पैसे ले जाना। अच्छा। करोड़ी मल 1 साल का सूद काट कर 3 लाख रुपए रतन के हाथ में देता है। बंकू और सेठी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं। देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। सूद समय पर न दे सकने के कारण रतन का घर और खेत करोड़ी मल के हो जाते हैं। चलो सुनीता, दिल्ली चलते हैं। ये दिन ही देखना बाकी रह गया था। पुरखों की जमीन भी अब पास नहीं रही। कहाँ जाओगे? जब से शादी हुई है मैंने आज तक तो आपको शहर जाते ना देखा। ये दिन भी तो नहीं देखा था। अब तो भगवान के सहारे ही जी रहे हैं। करीब 8 घंटे रेलगाड़ी चलने के बाद दिल्ली पहुंचती है। वहां से वो पैदल ही काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। रुक जाओ, अब नहीं चला जाता, दम फूल रहा है मेरा। अरे तुम्हारे पैर कितने फूल गए हैं और उनसे खून भी निकल रहा है। रतन सरकारी अस्पताल में सुनीता को भर्ती करवाता है। जो पैसे थे सब दवाई में खर्च हो जाते हैं। वो एक झुग्गी चाल के मालिक लाला सेठ से मिलता है। लाला सेठ जी, खैराती अस्पताल में आपका बहुत नाम सुना है। मैं रतन हूँ। आज ही अपनी पत्नी के साथ गांव से आया हूँ। न पैसे है न रहने का ठिकाना। कृपया मदद करें। देखो रतन, मेरे पास कुछ रिक्शा है, तुम चाल में रह सकते हो, रिक्शा चलाकर गुजारा कर सकते हो, लेकिन किराया टाइम पर लूंगा, याद रखना। कुछ दिन बाद ज्ञानचंद दिल्ली आता है। रतन, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि बंकू ग्रेजुएशन की परीक्षा में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप आया है। ये देखो, पेपर में उसकी फोटो छपी है। वाह, अब आईएएस की परीक्षा निकाल ले बस। जरूर निकालेगा। मैं दीपू से मिलने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी लेते चलूं। इधर सेठी को चाय दुकान पर एक धूर्त पंडित चूरन दास मिल जाते हैं। चूरन दास चाय वाले से सेठी का पूरा डिटेल जान लेता है। क्यों बच्चा, एक हाथ में सिगरेट दूसरे में चाय का गिलास, लगता है तुमने परीक्षा नहीं किया है पास। हाँ बाबा, पर आपको कैसे मालूम? दिव्य दृष्टि बेटा, मेरे पास दिव्य दृष्टि है जो तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकती है। अच्छा, तो मेरे बारे में और क्या देख रही है आपकी दिव्य दृष्टि? मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हारे ही गांव का एक लड़का यूनिवर्सिटी में किया है टॉप और तुम हो गए हो स्टॉप। तुम्हें सता रहा है बाप का डर, जी कर रहा है कि जाए मर। बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, मुझे बचा लो। मैंने पापा का लाखों रुपया फूंक दिया है। आप मुझे बचा लो, आप मुझे पापा से बचा लो। आप जितना कहोगे उतने रुपए दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने घर परिवार के बारे में हर छोटी बड़ी चीज मुझे बतानी होगी। ठीक है, मैं A to Z बताऊंगा, लेकिन मुझे पापा की डांट से बचा लो बस। ठीक है, तो मैं भी वादा करता हूँ कि तुम्हें डांट तो दूर, तुम्हारी आरती उतारी जाएगी। लगभग 1 सप्ताह तक सेठी से उसके घर परिवार के बारे में सब कुछ उगलवा कर सेठी के साथ बाबा चूर्णदास उसके घर पहुंचते हैं। पापा, ये बहुत पहुंचे हुए बाबा है, बहुत रिक्वेस्ट करने पर हमारे साथ आए हैं। देख लो मंजूरी, तुम्हारा बेटा किसी भी सड़क छाप पंडित को बाबा समझकर अपने घर ले आता है। जाओ उसे कुछ पैसे देकर भगा दो। बहुत देखे ऐसे फकीर बाबा। तभी बाहर बैठा चूरन दास बोलता है, अलख निरंजन, कहाँ गया मेरा युवा दास? तेरे पिताजी को मुझ पर नहीं है विश्वास। जा रहा है बाबा, जल्द होगा इस घर का सत्यानाश। प्रणाम बाबा। अरे बाबा मत जाइए, इनका तो काम ही है बकबक करना, सठिया गए हैं ये।
तुम बड़े घर की हो बेटी इकलौती, शादी के वक्त करोड़ी के पास था बस 2 जोड़ा धोती। तुम्हारे पिता का देखता था ये कारोबार, उन्हें जेल जाने से बचाया था कई बार। महाराज आप तो सर्वज्ञानी हैं, अंदर चलिए ना महाराज, पहले कुछ खा पी लीजिए, तब उपाय बताइएगा विपत्ति से निकलने का। नहीं बालिके, बाबा का हुआ है यहाँ अपमान, नहीं करेगा बाबा यहाँ खान पान। तेरा पति उड़ाया है मेरी खिल्ली, हाल ही में गया था जब दिल्ली, तो इसकी गाड़ी से मर गई थी काली बिल्ली। इतना सुनते ही करोड़ी मल घबरा जाता है और बाबा के चरणों में गिर पड़ता है। बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको नहीं पहचान पाया, क्षमा कर दो बाबा। उठो भक्त, क्या तेरा और क्या मेरा, जहां जागा वहीं सवेरा। तुम लोगों पर है 7.5, करना होगा दान 1 हाथी, तब जाकर मिटेगा घर से कलेश और तेरा बेटा बनेगा IAS। 1 हाथी की कीमत 31 लाख रुपए होती है बाबा, कोई कम का उपाय बताओ। नहीं बाबा आप उपाय कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, ये तो सठिया गए हैं। बेटा IAS बनेगा तो करोड़ों मिलेंगे दहेज में, ये नहीं समझ आ रहा इन्हें। ठीक है बालिके। आग में लाल मिर्च जलाकर ओम मैम थुम थाम, सभी कलेश को कर दे खाक, भूत प्रेत का हो तलाक, कोई न करे ताक झाक। कटा आलू निकला 4 फांक, घर के चारों कोनों में रख दो, लाल कपड़ों में इसको झांक। चूरनदास 31 लाख रुपए लेकर चंपत हो जाता है। 1 साल बीत जाता है। सेठ को व्यापार में 2 करोड़ का नुकसान हो जाता है। जमीन मकान सब गिरवी रखा जाता है। उधर रतन दिल्ली जाकर रिक्शा चलाने लगता है। बंकू भी IAS का इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गया होता है। रतन बंकू को अचानक अपनी ओर आता देख सकपका जाता है और रिक्शा दूसरी तरफ ले जाने लगता है। अरे रिक्शा वाले बाबा, कहाँ जा रहे हो? मुझे देर हो रही है, मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा, ठंड में टाइम का पता नहीं चला। अब मुझे दूसरी जगह इमरजेंसी में जाना है बेटा, कोई दूसरी सवारी देख लो। इतनी ठंड में आपके अलावा कोई सवारी नहीं है यहाँ, मेरे माँ बाप का सपना टूट जाएगा बाबा, प्लीज हमें पहुँचा दो। रतन आसपास देखता है तो सच में वहाँ कोई सवारी नहीं थी। वो बंकू को रिक्शे पर बैठाकर तेजी से इंटरव्यू स्थल पर पहुँचा देता है। कितने पैसे हुए बाबा? जाओ बेटा पहले इंटरव्यू दो, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। नहीं नहीं बाबा, आपकी सोच को मेरा सलाम है, लेकिन मेहनत के पैसे तो लेने पड़ेंगे ना। तभी अचानक हवा के कारण रतन के मुंह पर से कंबल हट जाता है। अरे पिताजी आप? बेटा ये सब बाद में पूछना, ये एक लंबी कहानी है, पहले इंटरव्यू देकर आओ, मैं यहीं पर तुम्हें मिलूंगा। इंटरव्यू के बाद बंकू पिताजी के साथ एक झुग्गी झोपड़ी में पहुंचता है। धिक्कार है मुझ पर, मैं आपके खून पसीने की कमाई से ऐश के साथ पढ़ रहा था, अब मैं भी यहीं पर रहूंगा। माँ का है? वो कचरा चुनने गई होगी, आती ही होगी बेटा। थोड़ी देर में सुनीता एक बोरे में रद्दी कूड़े कचरे लिए पहुंचती है। माँ को फटे हाल में देख बंकू रोने लगता है। तू क्यों रोता है मेरे लाल, मत रो। मेरे चलते तुम लोगों का ये क्या हाल हो गया है? पिताजी कल से मैं रिक्शा चलाऊंगा, वैसे भी रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा। बंकू का अगले महीने रिजल्ट आता है। बंकू रिक्शा साइड पर न्यूज़पेपर खरीदता है। अरे मेरा रिजल्ट आ गया। पिताजी के पास पहुंचकर, पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया। माँ अब तुम्हें कचरा चुनने की कोई जरूरत नहीं। वाह मेरे बेटे वाह, भगवान ऐसा बेटा सबको दे जो माँ बाप का सपना पूरा कर दे। जंगल में चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य कायम होता है। एक पेड़ के नीचे सभी भूत बैठे किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कक्काल अपने दोनों चेले टीपू और सुल्तान के साथ उड़ता हुआ उस पेड़ के नीचे आ जाता है। ये क्या भूत बॉस, यह सभी भूत मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हैं? इनकी बुरी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज इन्होंने किसी को तंग ही नहीं किया। अबे भूत की शक्ल बुरी ही होती है, तुझे क्या लगता है भूत कोई फिल्मी ट्रैक्टर कैसा दिखता है? अबे
उन्हें ट्रैक्टर नहीं फ्रैक्चर कहते हैं। अब तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? ना उन्हें ट्रैक्टर कहते हैं और ना उन्हें फ्रैक्चर कहते हैं, उन्हें एक्टर कहते हैं, एक्टर। इन सब भूतों को मैंने ही यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे सभी भूतों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। समझ गया, आपने हम सब भूतों की एक चीटिंग बुलाई है। अबे उसे चीटिंग नहीं, ईटिंग कहते हैं। तुम दोनों अपना मुंह बंद करोगे? ना उसे चीटिंग कहते हैं ना उसे ईटिंग कहते हैं, इसे मीटिंग कहते हैं, मीटिंग मतलब भूतों की मीटिंग। मैंने एक मीटिंग बुलाई है। सॉरी भूत बॉस, अब हम नहीं बोलेंगे। तुम सब अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। पहले हम लोग इंसानों को पुराने स्टाइल से डराया करते थे, समझे? हम अचानक पेड़ से उड़ते हुए अचानक उनके सामने आ जाते थे और कभी कभी रूप बदलकर उनके सामने आ जाते थे। यही हमारे डराने के तरीके थे। लेकिन अब इंसान हमारी चाल समझ गए हैं, वो आधुनिक हो गए हैं। इसलिए अब हमें भी सारे इंसानों को आधुनिक शैली में ही डराना होगा, समझे तुम सब? आजकल का दौर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का है। हम सारे भूत फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के अंदर घुसकर उन्हें डराएंगे। हाँ। लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं भूत बॉस। क्या कहना चाहते हो तुम? आपकी इस मीटिंग में एक भूत तो आया ही नहीं। भोलू, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस समय सो रहे होगे। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। लेकिन वो कैसे? तुम तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। मैं इस पेड़ के ऊपर लेटा हुआ बातें सुन रहा था। तो फिर जाओ, अपने अपने काम पर लग जाओ। कल से मुझे हर उस इंसान के चेहरे पर डर दिखना चाहिए जिसके हाथ में मोबाइल है। अरे, मैं तो भूल ही गया कि भूत बॉस ने मुझे मोबाइल के अंदर घुसकर लोगों को डराने का आदेश दिया था। अरे, इसका चेहरा तो बिल्कुल चंपा से मिलता जुलता है। वही चंपा जिससे मैं जीवित रहते हुए अपने दिल की बात नहीं कर पाया था। क्या बात है निधि, 1 घंटे से देख रही हूँ, मोबाइल से तेरी नजर हट ही नहीं रही। किससे चैट कर रही है? तू तो ऐसे बात कर रही है नंदिनी जैसे कि तू तो मोबाइल की तरफ देखती ही नहीं। अब सही सही बता, तू अभी कुछ देर पहले मोबाइल पर किससे बात कर रही थी? मेरा बॉयफ्रेंड है ना। कहीं तू सुखिया चाचा के बेटे चंपक के बारे में तो बात नहीं कर रही? बिल्कुल सही कहा, कल मैंने उसे दोपहर के समय अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया था। उस समय मैं अकेली थी। बेचारा, वो जैसे ही मिलने आया माता पिता आ गए। फिर क्या हुआ नंदिनी? वो बेचारा गाना ही गाता रहा और मन महसूस कर वहाँ से चला गया। कौन सा गाना? अंगना में बाबा दुआरे पे माँ। कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ। अरे, ये कौन बोला? आवाज तो मुझे भी लगी। हो सकता है हम दोनों का वहम हो। इस सुंदर लड़की को देखकर मैं अपने आप को कुछ कुछ होता है वाला शाहरुख खान क्यों महसूस कर रहा हूँ। हाय, मैं भोलू, नाम तो सुना ही होगा। अभी चुप रहना ही बेहतर होगा। तुम गांव वाले 21वीं सदी में भी वही 90 के दशक के घिसे पिटे गाने सुनते रहते हो। अरे, जमाना बदल गया है। आजकल के प्रेमी डिस्को दीवाने सुनते हैं। इसका मतलब ये शहर की है। वैसे तेरा वाला कब मिलने आ रहा है? चिंता मत कर, जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं तुझे मिलवाऊंगी। वैसे वो कल आ रहा है। समझ गया। क्यों ना मैं इसके बॉयफ्रेंड का रूप बदलकर इसके पास आ जाऊं और इससे विवाह करके हमेशा के लिए अपना जीवन धन्य कर लूं। लेकिन इसका बॉयफ्रेंड दिखता कैसा होगा? अरे, मैं भी वाकई भोलू ही हूँ। भूल ही गया कि इसके मोबाइल में जरूर इसके बॉयफ्रेंड का फोटो होगा। अब समझा,
इसका बॉयफ्रेंड शहरी व्यक्ति जैसा दिखता है। क्यों ना मैं अभी इसका बॉयफ्रेंड बनकर आ जाऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं, कल कल जब मेरी प्यारी निधि सोकर उठेगी तब अचानक फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारूंगा। कैसी हो मेरी प्रिय? मुझे पता है कि तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे राहुल, तुम? राहुल? कौन राहुल? कहाँ है राहुल? अरे तुम डर क्यों गए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। अरे मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। मैं भी कितना बुद्धू हूँ। इसके बॉयफ्रेंड का नाम तो मुझे मालूम ही नहीं। लगता है इसके बॉयफ्रेंड का नाम राहुल ही है। हाँ हाँ, मैं भूल गया। भूल गया? व्हाट नॉनसेंस! तुम तो अमेरिका में रहते हो और अमेरिका में सब तुम्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं। तुम अपना नाम ही भूल गए। और वैसे तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना? अरे तुमने तो अपनी सहेली से कहा था कि मैं कल आने वाला था। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? कल मैं नंदिनी से इसी बारे में बात कर रही थी। वो सब छोड़ो निधि, मैं इतने सालों बाद तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे गले मिलने की बजाय तुम मुझसे नाराज हो रही हो। हाँ। What nonsense! जब से आया बकवास पर बकवास किए जा रहे हो। पिछले महीने तो तुम मुझसे मिलकर गए थे। I am just joking, darling. मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन तुम तो मजाक नहीं करते। तुम्हें तो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अब यहीं पर खड़ी रहकर बातें करती रहोगी या कहीं घूमने भी चलोगी? पहले अंदर चलते हैं। माँ और पिताजी से नहीं मिलोगे क्या? क्या विवाह से पहले माँ और पिताजी से मिलना कुछ अजीब नहीं है? अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे गाल पर हमेशा की तरह पंजाबी वाला थप्पड़ जड़ दूं, चुपचाप अंदर चलो। ये तुम्हारे साथ कौन है निधि? पिताजी, राहुल है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, इसलिए दूर का थोड़ा कम दिखाई देता है। तो तुम कहाँ पर रहते हो? वैसे तो मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं। कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? पेड़ पर तो बंदर रहते हैं। निधि, तुमने तो कहा था कि राहुल काफी समझदार है। ये तुम क्या बोल रहे हो? पिताजी तुमसे पूछ रहे हैं तुम अमेरिका में कहाँ रहते हो। आई एम जस्ट जोकिंग। निधि ने तो आपको बताया होगा कि मैं अमेरिका में ही रहता हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम अमेरिका में रहते हो। काफी सालों पहले मैं भी अमेरिका में ही रहता था। वैसे अमेरिका में कहाँ रहते हो? अरे ये कहाँ फंस गया मैं। जब मैं जीवित था तब मैंने अमेरिका को सिर्फ टीवी और अखबार में ही देखा था। मैं अमेरिका का नाम तक ठीक से नहीं पढ़ सकता। क्या बात है? क्या सोच रहे हो? जल्दी बताओ, अमेरिका में कहाँ रहते हो तुम? अरे कुछ तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों को शक हो जाएगा। अगर जरा भी शक हुआ ना तो ये सब तेरी पीट पीट कर बुरी हालत कर देंगे। जी, मैं अमेरिका में पुनियापुर एरिया में रहता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? पिताजी तुमसे पूछ रहे हैं तुम अमेरिका में कहाँ रहते हो। अमेरिका के कुछ हिस्से में भारतीय लोग रहते हैं ना, उस छोटे से हिस्से को पुनियापुर ही कहते हैं। मैं वहीं रहता हूँ। बस बहुत हो गया। मैंने तो अमेरिका में पुनियापुर एरिया का नाम भी नहीं सुना। वो क्या है ना कि हम सब भारतीयों को अपने देश की बहुत याद आती है, इसलिए हमने अपने एरिया का नाम अपने ही गांव के नाम से रख लिया है। और वो नाम तुमने इसी गांव का ही क्यों रखा? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा।
तुम जिस गांव में इस समय बैठे हुए हो उस गांव का नाम भी मियापुर ही है। तुम जानते हो अमेरिका में मैं पहले क्या करता था? अब नहीं। मैं अमेरिका में पहले घोस्ट भगाने का काम करता था। घोस्ट का मतलब जानते हो तुम? भूत प्रेत। पता नहीं मुझे तुम पर क्यों शक हो रहा है, जैसे कि तुम कोई इंसान नहीं हो। ये कैसी बात कर रहे हैं पिताजी आप? राहुल की तबीयत सही नहीं है, शायद वो इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? मैं राहुल बोल रहा हूँ निधि। इतनी जल्दी भूल गई तुम? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं अगले महीने आने वाला था ना, तो मैं अगले महीने नहीं आ पाऊंगा। मैं 2 महीने बाद आ पाऊंगा क्योंकि मेरी कंपनी ने मुझे छुट्टी नहीं दी। अब प्लीज नाराज मत होना यार तुम। क्या? लेकिन तुम तो मेरे साथ मेरे कमरे में माँ और पिताजी के सामने बैठे हुए हो। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मुझे मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौन हो तुम? अब ये तुम्हें अचानक क्या हो गया निधि? मैं तुम्हारा राहुल हूँ, नाम तो सुना ही होगा ना। अगर तुम राहुल हो तो फिर अभी मेरे पास जिसका फोन आया था वो कौन है? सीधी तरह से बता दो कौन हो तुम। जल्दी बताओ, नहीं तो शाहरुख खान की जगह तुम्हें झाड़ू खान बना दूंगी। ना ना निधि, अपने राहुल को जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं अब दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ राजा जी, जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम हो कौन। अरे भोलू, तू कहाँ फंस गया? आखिर तुझे क्या जरूरत पड़ी थी अपने गले में मुसीबत मोल लेने की? तेरी आशिकी ने तो आज तुझे मरवा कर ही छोड़ा। अरे मैं तो मर ही चुका हूँ, भूल ही गया था। मुझे माफ कर दो, मैं एक भूत हूँ। कल मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, मुझे तुमसे पहली नजर में देखकर प्रेम हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शक्ल लेकर तुम्हारे सामने आ गया। मूर्ख! भूत क्या वास्तव में तेरे जैसे ही मूर्ख होते हैं क्या? तू जिसे मेरा बॉयफ्रेंड बता रहा है ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड है, जिससे मैंने अपने माता पिता के बगैर बताए अमेरिका में शादी कर ली थी। भागता कहाँ है? अरे मुझसे तो बड़े बड़े भूत भागते थे, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दामाद का रूप बदलकर मेरी बेटी को धोखा देने आया था। तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी विवाहित है। देखती क्या हो? जाओ जाकर मेरा वो अभिमंत्रित डंडा उठा कर लाओ। एक डंडा जब इसके शरीर पर पड़ेगा ना, तो पूरे 100 सालों तक इसके शरीर से निशान नहीं जाएगा। इसने तुम्हें मूर्ख बनाने की कोशिश की थी बेटी, इसे तुम ही मारो। मुझे अक्सर सपना आता था पिताजी कि मैं एक भूत को डंडे से बुरी तरह से पीट रही हूँ। आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। इसी खुशी में मैं सारे गांव को लड्डू बांटूंगी। अरे मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे समझा क्या है? मुझे पीटने पर जो तुम लड्डू बांटोगी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? हाँ, हम में इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन इंसानों के लिए, तुम्हारे जैसे भूतों के लिए नहीं। भूत बॉस, टीपू सुल्तान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लगता है वो बेवकूफ भोलू भूत फिर से किसी मुसीबत में पड़ गया है भूत बॉस। जब भी मैं उसे किसी काम के लिए भेजता हूँ तो वो मुसीबत में ही पड़ जाता है। तो क्या करे भूत बॉस, उसे ऐसे ही छोड़ दे? उसकी आवाज सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई बुरी तरह से पीट रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। मन तो नहीं चाहता कि उसकी मदद करूं, लेकिन क्या करूं? वो जैसा भी है हमारी भूत बिरादरी में है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से भूत बिरादरी का नाम बदनाम हो जाए। चलो मेरे साथ। ये क्या भूत बॉस, आप तो यहाँ पर भोलू की मदद करने के लिए आए थे, मगर आपका चेहरा तो इस समय इतना डरा हुआ लग रहा है जैसे कि 90s के दशक में बच्चे रामसे ब्रदर की पिक्चर देखकर डर जाते थे। उसके हाथ में वो डंडा देख रहे हो, वो अभिमंत्रित डंडा है। अगर वो हम तीनों के शरीर पर पड़ गया तो उसका निशान 100 साल तक नहीं जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए।
इससे पहले कि भोलू की नजर हम पर पड़े। अरे भूत बॉस, मुझे बचाओ, वरना ये लड़की मुझे मेरा पीट पीट कर बुरा हाल कर देगी। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं इससे पहली ही नजर में प्रेम कर बैठा। अच्छा, तो ये सारी की सारी सजा तुम्हें प्रेम करने की मिल रही है। फिर तो अच्छा है। तुम्हें पता चलना चाहिए कि प्रेम आग का दरिया होता है और उसमें डूब कर जाना होता है। भागता कहाँ है? कुछ देर और रुक, अभी तेरी सारी आशिकी निकालती हूँ मैं। आज के बाद किसी नारी को प्यार भरी नजरों से देखूंगा तक नहीं। मुझे एक नया सबक मिला है। जान बची लाखों पाए। मैं भी क्या बकवास कर रहा हूँ, जान तो पहले चली गई है। ये कहानी है बिरजू नाम के एक चोर की, जिसने आज तक एक भी चोरी ढंग से नहीं की होती है। वो जहाँ भी चोरी करने जाता, अपनी बेवकूफी और मासूमियत की वजह से वहाँ से खाली हाथ लौट कर आता। एक दिन वो सो रहा था। ये चोर बिरादरी के लिए धब्बा है, धब्बा। ये कुछ नहीं कर सकता। बकरी चुराने को बोलो तो खूंटी चुरा कर लाता है। गहने चुराने को भेजो तो पत्थर चुरा कर लाता है। ये हीरे की जगह कोयला लेकर आता है भाई। ये चोर बनने के लायक ही नहीं है। हमारे चोर समाज से बाहर निकालो। हमारे चोर समाज से बाहर निकालो। नहीं, मैं चोरी कर सकता हूँ। मैं चोरी करूंगा। मुझे चोर समाज से मत निकालो। क्या है रे बिरजू? सो जा चुपचाप। खिरजू, मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। क्या देखा तूने? मैंने देखा चोर बिरादरी वाले मुझे चोर समाज से बाहर निकाल रहे हैं यार। वो तो एक दिन निकाल ही देंगे। आज तक तूने किया ही क्या है? जब भी चोरी करने जाता है खुद का नुकसान करके आता है। एक चोरी ठीक से नहीं कर सकता तू। ऐसा मत बोल यार, मैं चोरी कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ चोरी। तो फिर जा और एक बड़ा सा हाथ मार के दिखा और दिखा दे सबको कि तू भी चोरी कर सकता है। तू बेवकूफ नहीं है, जा। खिरजू की बात सुन अपने अंदर आत्मविश्वास भरकर बिस्तर से उठ जाता है और सोच लेता है कि आज तो वो चोरी करके ही रहेगा और सबको दिखा देगा कि वो चोरी कर सकता है। फिर वह एक बड़े से घर में चोरी करने के लिए पहुंच जाता है और वहां से बहुत सारे गहने चुरा लेता है। देख खिरजू, मैं कितने सारे गहने चुरा कर लाया हूँ आज। अब तो तू मानता है ना मैं पक्का चोर हूँ और मैं चोरी कर सकता हूँ। अरे क्या हुआ भाई, तू हंस क्यों रहा है? ये नकली गहने हैं भाई। क्या नकली? नकली गहने? पर तुझे कैसे पता चला कि ये नकली है? अरे मैं इतने समय से चोरी कर रहा हूँ तो मुझे नकली और असली गहनों का फर्क नहीं पता होगा क्या? सारी मेहनत बेकार हो गई फिर से। मुझे कोई भी चोर नहीं मानता। क्या मैं कभी चोर नहीं बन पाऊंगा? अरे नहीं नहीं भाई, तू सीख जाएगा चोरी करना है और देखना एक दिन बहुत बड़ा चोर बनेगा है और पूरी चोर बिरादरी का नाम रोशन करेगा। पर कैसे? मैं ये कैसे करूंगा? मुझे तो ठीक से चोरी करनी भी नहीं आती। इसका भी कुछ इलाज करते हैं? इसका कोई इलाज नहीं है। ये बात एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है जो मुझे पल पल खाए जा रही है। तुम्हें द चोर पब्लिक स्कूल में भेजना होगा भाई। द चोर पब्लिक स्कूल? हाँ भाई, चोरी की पाठशाला। मैंने भी अपने बेटे को वहीं डाला है काम सीखने को। हाँ अच्छा भाई, मुझे तो आज तक ऐसी किसी भी पाठशाला के बारे में नहीं पता। शायद इसीलिए मैं अभी तक अच्छा चोर नहीं बन पाया। अरे तू चिंता मत कर यार, मैं हूं ना। मैं लेकर चलूंगा तुझे उस स्कूल में। अरे ये बच्चा ये सिखाएगा चोरी करना? अरे चुप कर, चुप। ये बहुत बड़ा चोर है। इन्होंने चोरी करने में पीएचडी भी हासिल की है। हाँ,
इन्हें चोरी में बहुत सारे अवार्ड भी मिले और अब ये बच्चों को ट्यूशन भी देते। और ये बच्चे नहीं है, इनकी बस थोड़ी सी हाइट कम है। हाँ थोड़ी सी हाइट कम है। मैं तो इन्हें बच्चा ही समझ रहा था, पर चलो कोई बात नहीं, मिल लेते हैं। बिल्लू चोर? हाँ मैं ही हूँ बिल्लू चोर, कहो क्या कहना है। सरकार, मेरे इस दोस्त को चोरी सीखनी है, तो मैं उसको आपके यहाँ लेकर आ गया। तो ये है तुम्हारा दोस्त? हाँ सरकार। तुम्हें किसी ने अपने से बड़े चोर के सामने झुकना नहीं सिखाया? अरे सरकार, अभी थोड़ा कच्चा है, इसीलिए तो आपके पास लेकर आया हूँ। चलो जाओ और आज तो बैठो, उनके बाद फिर कभी तुम्हारा टेस्ट लेते हैं कि तुम कितनी बड़ी चोरी कर सकते हो। इन बच्चों के साथ? हाँ और क्या, इन्हीं के साथ बैठना होगा। तुम्हारे जितना बड़ा चोर तो मेरे पास कभी चोरी सीखने नहीं आया। तुम्हारे इतने बड़े चोर तो चोरी में पीएचडी कर रहे हैं, और तुम चलो जो भी है बैठो, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। देखो बच्चों, आज हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, तो उसे परेशान मत करना और उसकी मदद करना। फिर बिल्लू चोरी के उसूल बताता है। चोरी का उसूल नंबर 1, कभी किसी से नहीं डरना। तुम में से कौन कौन निडर है, अपने हाथ खड़े करो। मेरे सामने पुलिस आ गई थी, फिर भी मैं नहीं डरा। सरकार, मैं ना एक सांप को कुचल दिया था। अरे बाप रे, कुत्ता कुत्ता! सभी बच्चे हंसने लगते हैं। क्या हुआ बिरजू? कुत्ता सरकार, कुत्ता कुत्ता! अरे तुम इस पिद्दू से कुत्ते से डर गए? तुम क्या चोरी करना सीखोगे? अरे सरकार, मैं इसी उम्मीद से तो आपके पास आया हूँ कि आप मुझे चोरी करना सिखा देंगे। चलो ठीक है, अब सब कल एक एक चीज चुरा कर लेकर आना, ये सबका होमवर्क है, ठीक है? और बिरजू, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास करनी होगी तो तुम यहीं रुक जाना, बाकी सब जाओ घर और होमवर्क मत भूलना। फिर दोनों रोड के किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं। ये देखो। अरे वाह सरकार, आपका पर्स तो बहुत सुंदर है। ये मेरा पर्स नहीं है, ये मैंने अभी उस आदमी का पर्स चुरा लिया। क्या? चलते चलते किसी आदमी का पर्स चुरा लिया? अरे वाह! तो ऐसे पीएचडी नहीं किया मैंने, चोरी करने में बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, तब जाकर इस लेवल का चोर बनाऊं। सरकार, मुझे आधा ही सही पर मुझे चोर बना देना। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मुझे डर है कि मुझे कहीं चोर बिरादरी से बाहर न निकाल दें। तो फिर तो तुम सही जगह पर आए हो। अच्छा बताओ, तुमने कहाँ कहाँ चोरी की थी अभी तक? अरे काहे की चोरी सरकार, मैं जहाँ भी चोरी करने जाता वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाता हूँ। अगर मैं हीरे चुराने जाता हूँ तो उनकी जगह कोयला लेकर आ जाता हूँ। अभी मैं गहने चुरा कर लाया और मुझे लगा कि मैंने चोरी कर ली, पर फिर पता चला कि वो गहने ही नकली निकले। अब आप ही बताइए, मेरा भविष्य क्या होगा? अच्छा, तो तुम तो फिर तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। चलो हम शुरू करते हैं। हम किसी छोटी चीज से शुरू करते हैं। तुम्हें उस छोटी बच्ची से उसका खिलौना छीन के आना होगा। सरकार, वो छोटी सी बच्ची उस खिलौने से कैसे खेल रही है और मैं उसका खिलौना कैसे छीन लूं सरकार? इतनी नरम दिली से तुम कैसे काम करोगे? तुम्हें कठोर बनना होगा भाई। और अब जाओ और जाकर खिलौना छीन कर लेकर आओ। अरे बेटा, ये तुम्हारा खिलौना देना मुझे? नहीं। अरे बेटा दे दो, मेरे करियर का सवाल है, प्लीज दे दो। अरे बिरजू, छीन कर लेकर आ, तुझे चोर बनना है या नहीं? बिरजू यह बात सुनकर साहस से भर उठता है और उस बच्ची से उसका खिलौना छीन लेता है और बहुत खुश हो जाता है। अगले ही पल उस बच्ची को रोता देख, अरे 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 बेटा रो मत, ऐसे रोते नहीं है, चुप हो जा। अरे चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा। एक खिलौना ही तो है, मैं फिर से तुझे दूसरा दे दूंगा, पर ये खिलौना अभी मुझे ले जाने दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं। वह और जोर जोर से रोने लगती है और चीखने लगती है और वह उसे खिलौना फिर से लौटा देता है। ले बेटा, तेरे आंसू बहाकर मुझे चोर नहीं बनना। ये क्या किया तूने?
तो एक बच्ची से उसका खिलौना नहीं छीन पाया? अरे सरकार, वो कितना रो रही थी उसे एक खिलौने के लिए, मैं उसे कैसे रोने देता? और वैसे भी खिलौना तो मैंने छीन लिया था ना, आपने तो छीनने को कहा था, ये थोड़ी कहा था कि उसे लौटाना मत। तेरा क्या करूंगा मैं बिरजू? चल ठीक है, और चल अब मेरे साथ। अब तुझे वो साइकिल चुरानी होगी। जाकर चुरा कर लेकर आ। और हाँ, इस बार मुझे साइकिल मेरे पास चाहिए, ठीक है? फिर से रख कर मत आ जाना। बिरजू साइकिल चुराने जाता है। वह मौके का इंतजार करता है कि मैं आज साइकिल चुरा कर रहूंगा। तभी वहां एक पुलिस को देखकर वह फिर से डर के भाग जाता है। अरे बेवकूफ, तुझे तो मैंने साइकिल चुराने को कहा था, तो फिर से क्यों भाग कर आ गया? अरे वो वहां पुलिस वाला था, अगर वो मुझे पकड़ लेता तो थाने में बंद कर देता, और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उसे चुरा लूं। सुन, मौका मिलता नहीं है, मौका बनाना पड़ता है। तो चल मेरे साथ और देख मैं कैसे चुरा कर लेकर आता हूं। देख मुझे, देख, और सीख चोरी करना। बिल्लू देखते ही देखते वह साइकिल चुरा लेता है। अरे वाह सरकार, आप तो एक ही पल में साइकिल चुरा कर ले आए और किसी ने देखा भी नहीं। हाँ, तुझे भी ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। पर इतनी छोटी साइकिल पर मैं कैसे बैठूंगा? अरे मैं अपनी साइज की लेकर आया था, तू अपने साइज की लेकर आ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इस बार वो साइकिल चुरा लेता है और बहुत खुश होता है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अरे भाई रुको, ओए, अरे ये मेरी साइकिल है, तू कहाँ लेकर जा रहा है? तू चोरी कर रहा था? अरे नहीं, मैं तो बस बिरजू, ये चोरी वोरी तेरे बस का काम नहीं है। ऐसे चोरी करेगा, ऐसे डर के? चोरी करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, बहादुरी चाहिए होती है, और वो तुझ में नहीं है। पहले इन सब चीजों पर पकड़ बना, उसके बाद चोरी करने की सोचना। अब चला जा मेरे सामने से। सही कहते हैं सब, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान, मैं ऐसा क्यों हूं? और अगर ऐसा ही बनाना था तो मुझे इस चोर बिरादरी में क्यों जन्म दिया? मुझे डर है कि मुझे इस बिरादरी से निकाल ना दिया जाए। आ गया तू? अरे कैसा रहा तेरा पहला दिन? अरे खिरजू भाई, पूछो ही मत, मैं चोरी नहीं कर सकता, और ऊपर से इतना प्रेशर कि कहीं चोर बिरादरी से निकाल ना दे। सीख जाओगे धीरे धीरे, बस थोड़ी हिम्मत और कोशिश करनी पड़ेगी तुम्हें। सुना है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस कोशिश करते रहो, तुम एक दिन बहुत बड़े चोर बनोगे। सच? अच्छा चल, तू हाथ मुंह धो ले और फिर कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। और हाँ, तेरे लिए कोई चिट्ठी विट्ठी आई है? क्या चिट्ठी? और वो भी मेरे लिए? पढ़कर सुना दे भाई। पता नहीं किसकी चिट्ठी है, मैं पढ़ता हूँ। अरे तेरी माँ का खत है। अच्छा, माँ का खत? पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हाँ पढ़ता हूँ। बिरजू, तुझे इतने साल हो गए शहर गए हुए, मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पर बहुत दुख के साथ मैं तुझे बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और यहाँ घर चलाने के लिए पैसे भी कम पड़ रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कुछ पैसे भिजवा देना। और हाँ, तेरे चोर बनने के सपने का क्या हुआ? मुझे कब खुशखबरी दे रहा है कि तू एक बड़ा चोर बन गया है? यहाँ बिरजू कौन है? मैं हूँ बिरजू। क्यों, क्या हुआ? ओए, जगीरा दादा ने तुम्हारे लिए एक फरमान भिजवाया है। फरमान मेरे लिए? और वो भी जगीरा दादा ने? क्या बात है भाई, जल्दी बताओ। जगीरा दादा ने कहा है कि हमारे इलाके में बस एक ही तुम ऐसे चोर हो जो कोई चोरी करके नहीं लाता। उन्होंने कहा है अगर 1 महीने के अंदर अंदर तुमने उन्हें कोई चोरी करके नहीं दिखाई तो वो तुम्हें चोर बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने तुम्हें सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया। 1 महीने के अंदर या तो तुम्हें चोरी करनी होगी या फिर जगीरा दादा के सामने पेश होना होगा। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूंगा? मुझे अब जल्दी से कोई बड़ा हाथ मारना होगा। भाई खिरजू, तुम मुझे बचपन से जानते हो, तो तुझे ही अब चोरी करने में मेरी मदद करनी होगी। अरे हाँ बिरजू भाई, मैं तेरे साथ हूँ।
सरकार, मुझे जल्दी ही चोरी करने की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? अरे बिरजू, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? मुझे जल्दी से जल्दी चोरी करना सिखा दीजिए, और कोई बड़ा काम चाहिए मुझे, जिससे मैं एक ही बार में अपनी सारी समस्याओं का हल कर लूं। अच्छा ठीक है, सिखा दूंगा, पर बता तो सही, हुआ क्या है? बिरजू बिल्लू को सारी बात बताता है। थोड़ा वक्त तो लगेगा, पर अब तेरी लगन देखकर मुझे लग रहा है कि तू बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, पर मुझे जल्दी से कुछ काम दे दीजिए, बस चोरी करना सिखा दीजिए। मैं हर बार बेवकूफी करके कुछ ना कुछ बिगाड़ देता हूँ, पर अब नहीं, अब मैं चोरी करके दिखाऊंगा। शाबाश बिरजू, शाबाश। ले पानी पी और शांत हो जा पहले। सरकार, बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ मैं आज। क्या खबर लाए हो, बताओ जल्दी। सरकार, हमारे सरपंच साहब है ना, उनकी बेटी फुलवा, उसकी शादी है अगले महीने। अरे बेवकूफ, तो मैं वहां जाकर क्या नाचूं या मेहमानों को खाना खिलाऊं? अरे नहीं सरकार, बात ये नहीं है, खबर तो कुछ और ही है। तो जल्दी बता, क्या खबर है? अरे सरकार, खबर यह है कि उसके ससुराल वाले बहुत ही अमीर इंसान हैं, और वो उनकी बहू के लिए, मतलब फुलवा के लिए 2-3 दिन बाद पूरे 50 तोले का सोना भिजवा रहे हैं। अगर हमने वो चुरा लिया तो हम तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। क्या 50 तोला सोना? हे ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली। अब बस मुझे हिम्मत देना कि मैं वो सोना चुराने में कोई बेवकूफी ना करूं। दूसरी तरफ जगीरा के अड्डे पर 2 चोर आपस में बात कर रहे थे। अरे तुझे पता है, अगले महीने सरपंच साहब की जो बेटी है ना, फुलवा, उसकी शादी है। फुलवा? अरे कहीं वो वही फुलवा तो नहीं जिस पर अपने जगीरा दादा की नजर थी? हाँ भाई, वही फुलवा। अरे क्या हुआ भाई, किस बारे में चर्चा हो रही है? अरे दादा, ये पिंटू बता रहा था कि वो जो फुलवा है ना, अरे वही फुलवा जिस पर आपकी नजर थी, अब उसकी शादी हो रही है। क्या वो मेरे होते हुए किसी और से शादी कर रही है? कल मोही ने मुझे धोखा दे दिया। अगर वो मुझसे शादी करती तो राज करती। मैंने उसे कितना मना किया था कि कुछ समय रुक जा, मैं तेरे बापू को मना लूंगा, पर वो नहीं मानी, और अब किसी और से शादी कर रही है। मैं ये होने नहीं दूंगा। कुछ समय बाद जब गाड़ियों से सोना गांव में आ रहा था, तब बिरजू, इस बार तुझे कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है और सारा सोना चुराना होगा। याद है ना तुझे चोरी करने की कितनी जरूरत है? हाँ सरकार, मुझे याद है, मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। फिर वे सब सोने की गहनों की गाड़ियों को छुप कर देखते हैं और सरपंच के घर से थोड़ी दूर पर रुक जाते हैं। बिरजू, तुझे ही अब चोरी का माल हमारे पास लेकर आना होगा। पर सरकार, आप भी चलते ना मेरे साथ, मैं अकेला कैसे करूंगा? नहीं बिरजू नहीं, मेरा काम तुझे रास्ता दिखाना था, अब आगे का काम तुझे ही निपटाना होगा। जा और सरपंच की नाक के नीचे से गहने चुरा कर लेकर आ। फिर बिरजू आत्मविश्वास से भरी आंखों से बिल्लू के पैर छूता है और सरकार, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। हाँ बिरजू, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे ही साथ है। जा और दिखा दे दुनिया को कि तू क्या कर सकता है। फिर बिरजू सरपंच के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ खिरजू भी पहुँचता है। खिरजू उसके कंधे पर हाथ रखता है। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ सिर्फ शादी में आया था। अरे घबरा मत, मैं हूँ खिरजू, तेरा दोस्त। बचपन से तेरी बेवकूफी में साथ हूँ, तो फिर आज तेरे लिए इतना बड़ा दिन है, मैं पीछे कैसे रह जाता? खिरजू, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अरे घबरा मत बिरजू, ये तो तू कर ही लेगा। तुझे माँ का सपना पूरा करना होगा, याद है ना माँ ने क्या कहा था? हाँ दोस्त, अब चलते हैं। तुझे घबराना नहीं है, तू बहादुर चोर है ना, तुझे आज चोरी करनी ही होगी, किसी भी हालत में करनी होगी। हाँ, मैं चोरी करूंगा, मैं चोरी कर सकता हूँ, मैं चोरी करूंगा। और सुन, सारा सामान खिड़की के पास रखी हुई गाड़ी में रख देना। फिर खिरजू और बिरजू दोनों जैसे तैसे उस कमरे के बाहर पहुंचते हैं, जहां फुलवा के ससुराल से लाए हुए गहने और कीमती सामान रखे हुए थे। दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ते हुए वे दोनों अंदर चले जाते हैं। खिरजू, तुझे दरवाजे पर खड़े रहकर नजर रखनी होगी कि कोई यहाँ ना आ सके, और अगर कोई आए तो उन्हें उलझा कर रखना, समझा? हाँ भाई, ठीक है,
बिरजू, यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, जल्दी चल। बिरजू और खिरजू वहां से जाने लगते हैं। तभी बिरजू को मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है। भाई खिरजू तू जा, मैं भगवान का धन्यवाद करके आता हूँ। पर बिरजू, यहाँ खतरा है। अरे उसने यहाँ तक संभाला है तो आगे भी संभाल ही लेंगे। ठीक है, पर तू अपना ध्यान रखना। हे भगवान, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं। मेरी पहली चोरी आज तेरी वजह से सफल हुई है। बस आगे ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। अरे सरपंच काका, पिता, काका, जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहाँ चोर है। चोर 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 चोर। बिरजू भागने की कोशिश करता है पर सभी मिलकर उसे फिर से पकड़ लेते हैं। हे भगवान, फिर से फंसा दिया ना तूने मुझे। किस जन्म का हिसाब ले रहे हो तुम? बता, तूने सारे गहने कहाँ रखे हैं? तुम्हें फिर से देने के लिए गहने चुराए क्या मैंने? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। अरे तुम मेरे दिए हुए उपहार को नहीं संभाल पाए? तुम्हारी बेटी मेरा घर क्या खाक संभालेगी? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी बेटी, और मैं ये रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ता हूं। सरकार, सरकार, एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। आपको पता है वो फुलवा है ना, उसकी शादी टूट गई। अच्छा, कैसे हुआ ये चमत्कार? अरे उसके ससुराल से जो गहने आए थे ना, वो किसी ने चुरा लिए और उसके ससुर ने शादी तोड़ दी। ये शादी किसकी वजह से टूटी है? मुझे नाम बताओ उसका। सरकार, वो जो बिरजू है ना, वो जिसको आपने फरमान पहुंचाया था, जिसने अभी तक एक भी चोरी नहीं की थी। हाँ, मुझे याद है। वही जो हमारी चोर बिरादरी में बेवकूफ चोर के नाम से मशहूर है, वही ना? हाँ, वही। बस उसी की वजह से ये सब हुआ है। अच्छा, तो अब वो कहाँ है? अरे सरकार, उसने इस बार चोरी तो कर ली, पर वो फिर से फंस गया। क्या मतलब? मतलब अभी वो थाने में है। अच्छा, तो उसे छुड़ा कर लेकर आओ। क्या तुम ही वो बेवकूफ चोर हो बिरजू? हाँ, मैं ही बिरजू हूँ। पर आपने मुझे क्यों छुड़वाया, और कौन हो आप? अरे बेवकूफ, ये जगीरा दादा है, इस चोरी की दुनिया के सबसे बड़े चोर। क्या? जगीरा दादा? हाँ, जगीरा दादा। सरकार, मुझे अपनी बिरादरी से बाहर मत कीजिए। मैंने इस बार चोरी तो की थी, पर मैं पकड़ा गया। पर इस बार मेरा चुराया हुआ सामान मैंने पहले से ही किसी को दे दिया था, तो सोना तो बच गया। हाँ बिरजू, पता है मुझे सब। मैं तुझे शाबाशी देने आया था, और कुछ इनाम भी। इनाम? पर क्यों? अरे भाई, तेरी वजह से जिसकी शादी टूटी थी ना, उस फुलझड़ी पर जगीरा दादा की नजर थी। अच्छा, ये लो बिरजू। ये क्या जगीरा दादा? ये फरमान है कि अब तुम्हें चोर बिरादरी से नहीं निकाला जाएगा, और तुम अब मेरे साथ काम करोगे। क्या? आपके साथ काम करूंगा? हाँ, तेरी नौकरी पक्की। आज से तू मेरा खास आदमी रहेगा, और मैं सिखाऊंगा तुझे चोरी करना। जग्गा दादा, आपको नहीं पता आज आपने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी है। बिरजू खुश हो जाता है और जगीरा के गले लग जाता है। ठीक से लिस्ट देखकर मृत्युलोक से मनुष्यों को लाइएगा। पिछली बार की तरह गड़बड़ मत कर दीजिएगा। गड़बड़ हमसे नहीं, आपसे भी तो हुई थी। बिना वेरीफाई किए हुए आपने कई आदमियों को स्वर्ग के बदले नर्क, और नर्क जाने वाले आदमियों को स्वर्ग का टिकट अलॉट कर दिया था। वो गलती भी आपके चलते ही हुई थी। आप ही नीचे मृत्युलोक में बिना लिस्ट वेरीफाई किए एक ही नाम और राशि के कई लोगों को एक साथ ले आए थे। जानते भी हैं आप कितना कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन? और आपने जो वकील को स्वर्ग भेज दिया था, उसके बाद उसे नर्क शिफ्ट कराने में दांतों तले चने चबाने पड़ गए थे। वो तो भला हो एक नर्क वाले मोटे क्लाइंट का, जिसके कारण वकील नर्क में ट्रांसफर हुआ। वो वकील बोल रहा था कि धंधे के लिए तो वो नर्क में भी चला जाएगा। ठीक है बाबा, मेरी ही गलती थी। अब जल्दी से पृथ्वी पर जाइए आप। एक पल भी देरी हुई तो अनर्थ हो जाएगा।
बेटा महेश, ये कवि तो अभी कविता सुना रहा है, लेकिन इसकी अभी अकाल मृत्यु है। आओ इसे हार्ट अटैक देकर ले चलते हैं यहाँ से। मंच पर विराजमान अतिथिगण एवं श्रोतागण, वीर रस की एक पंक्ति आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। अबे तिनके, एक हवा का झोंका आएगा तो न जाने किधर गिरेगा, लेकिन कविता पढ़ेंगे तो वीर रस की ही। वाह रे प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। चल भाई, तेरे पास 3 मिनट है, निकाल ले अपनी वीर रस की भड़ास। सुन ले ओ यमराज, चैलेंज करता है तुझे कविराज। आया है तू मुझे लेने आज, मुझे अपने श्रोताओं पर है नाज। बेटा महेश, ये इसे कैसे पता चला कि हम इसे लेने आए हैं? हमारे डिपार्टमेंट का कॉन्फिडेंशियल वर्क कोई लीक कर रहा है क्या? हमें तो लगता है कि पृथ्वीवासी हमसे ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है। तुझे हो ना हो अपने भैंसे पर, लेकिन मुझे अपने कलम पर है नाज। अरे तू क्या आएगा बनकर मेरा काल, मैं खुद आ रहा हूं तुमसे मिलने, अब तू अपने आप को संभाल। मालिक, ये कवि तो आपको ही टारगेट कर रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये ले हार्ट अटैक और चल मेरे साथ। कवि मंच पर ही हार्ट अटैक के कारण लुढ़क जाता है। यमराज जी उसे लेकर बोरे में डालकर महेश पर लाद देते हैं और दूसरा टारगेट पूरा करने चल देते हैं। दूसरा टारगेट की ओर चलो बेटा महेश। मालिक, अभी तो कवि का जीवन 1.5 मिनट बाकी था। देखा नहीं, तिनके सा कवि मुझे ही चैलेंज कर रहा था। अब पड़ा है बोरे में। चित्रगुप्त जी से बोलकर इसे नर्क में भिजवाऊंगा, देखना तुम। जी मालिक, अगला टारगेट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का है। अच्छा, मेरा नाम ले लेकर लोगों को डरा धमका कर इसने बहुत संपत्ति बनाया है, लेकिन खुद कभी भी मेरी पूजा नहीं किया। ये तो बड़ा नमक हराम निकला मालिक। सेठ जी, आप निश्चिंत होकर रहिए, ये प्लान ऐसा है कि आपको यमराज भी नहीं कुछ कर पाएगा। हाँ बेटा महेश, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरा ही नाम क्यों लेते हैं। मालिक, इन्हीं लोगों ने आपको बदनाम कर रखा है, शायद इसी कारण आपकी पूजा मृत्युलोक पर नहीं होती। अच्छा, अभी इसे मजा चखाता हूँ। जीवन बीमा का प्लान बेचने वाले अपना बीमा तो करवा लेता। यमराज बीमा एजेंट को भी ब्रेन हैमरेज करवाकर अपने साथ ले लेते हैं। अगला नंबर एक डॉक्टर का रहता है। चलो, अब कुछ पढ़े लिखे लोगों से मिला जाए। जी मालिक, चलिए इन्हें भी ले लेते हैं। देखो भाई, तुम्हारे पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो यमराज ही इसका मालिक है। लेकिन इसको तो मामूली खांसी हो रहा है बस। डॉक्टर तुम हो या मैं? ये खांसी मामूली नहीं है। गले में फंगस, बैक्टीरिया दोनों ने एक साथ अटैक कर दिया है। लेकिन इसके लिए आपने कल्चर टेस्ट, HIV टेस्ट, एक्सरे, CT स्कैन, इतने सारे टेस्ट क्यों लिखवा दिए हैं? इसलिए आप लोगों को कहता हूं, अपने से डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करें। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्रिटिकल केस है पेशेंट का। चलिए अब काउंटर पर जाकर 2 लाख रुपया जमा करवाइए और 6-7 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिएगा। अब लेकिन इतना पैसा कहां से लाऊंगा? आप एक बार ठीक से चेकअप कर लीजिए प्लीज। मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन की जरूरत होगी। मैंने अच्छे से चेकअप कर लिया है। जाइए पैसे जमा कर और पैसे का इंतजाम कीजिए। अपने पेशेंट का यमराज नहीं बनिए। देख रहा है ना बेटा महेश, किस तरह इन लोगों ने मेरा नाम बदनाम कर रखा है। इस डॉक्टर को तो अब एक पल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। अब थक गया हूं मालिक। लास्ट शमशान से तांत्रिक को लेकर हम यमलोक चल देंगे। इस मुर्दे को मैं आज यमराज से छीन कर लाऊंगा। बक्कड़ चक्कड़ चामुंडा, ये लाश अभी तू खड़ा हो जा। गिद्ध, चील, कौवा और बाज, खदेड़ा जाएगा यहां से यमराज। अच्छा बेटा, मुझसे तो अच्छे अच्छे तांत्रिक भागते हैं और तुम हम ही को खदेड़ रहे हो। चल बेटा महेश, तेरा आज का कोटा पूरा हुआ।
इस तरह यमराज कवि, एजेंट, डॉक्टर और तांत्रिक को लेकर यमलोक चले जाते हैं। लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। वहां पहुंचते पहुंचते उनका लिस्ट बदल जाता है। पता चलता है कि इन लोगों की जिंदगी अभी बाकी है। जो ओरिजिनल लिस्ट चित्रगुप्त जी ने दी थी, उससे यमराज का लिस्ट एकदम मैच नहीं कर रहा था। किसी तरह इसकी जानकारी उन चारों को लगती है तो चारों स्वर्ग और नर्क के गेट के पास आंदोलन करने लगते हैं। कौन है वो मक्कार? अविलंब करो उसको गिरफ्तार। ज्योति से ज्योति जला देंगे, मारने वाले को मिट्टी में मिला देंगे। ओ कवि भाई, तुम्हें मल्टीविटामिन की जरूरत है, नहीं तो वेटिंग लिस्ट से निकल, यहाँ का कंफर्म लिस्ट में आ जाएगा। देख भाई कवि, तुमसे या जमाने से तेरी हालत छिपी नहीं है। हो सकता है हवा का एक झोंका तेरा अंतिम यात्रा का प्रबंध कर दे। इसलिए मैं तो कहता हूं कि एक अच्छी पॉलिसी हमसे ले लो। तुम तीनों सुन लो, कोई भी जादू टोना, वशीकरण मंत्र, काल, यमराज, बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरी असीम शक्ति उन्हें परास्त कर देगी। अगर तुम मुझसे सेवा लेते हो, सेवा चार्ज मात्र 50,000 रुपए। पता तेलिया मसान, ऑपोजिट शमशान। वहीं दूसरी तरफ यमलोक में इसी बात को लेकर बहुत हंगामा चल रहा था कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है। चित्रगुप्त जी द्वारा बही खाता वहीं पलटने के बाद पता चलता है कि मृत्युलोक के एक अमेरिकी निवासी, जो कि एक सन की वैज्ञानिक है, उसने अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से यमलोक के बही खाता को हैक कर दिया है। ओह, अब क्या होगा? देखता हूँ क्या हो सकता है। इन चारों को यमलोक लाए कितनी देर हुई है? 3 मिनट। पहले बिना समय गवाए इन चारों को मृत्युलोक छोड़कर आइए। अगर किसी ने अंतिम संस्कार कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। यमराज तुरंत उन चारों को लेकर महिष पर लाद कर मृत्युलोक पहुंचते हैं। और उन सभी को उनके शरीर में वापस भेज देते हैं। उनके परिजन, जो उस समय रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, उन्हें वह जिंदा पाकर बहुत खुश होते हैं। यमराज वापस यमलोक पहुंचकर सन की वैज्ञानिक यमलोक के बही खाते के साथ छेड़छाड़ किया है, इसलिए उस सन की वैज्ञानिक को दंड मिलना चाहिए। हम चाहें तो अभी के अभी उस सन की वैज्ञानिक और उसके टेक्नोलॉजी को नष्ट कर दें, लेकिन हमारा हाथ भी सिस्टम से बंधा है। उस सन की वैज्ञानिक को मजा चखाने के लिए आपको पृथ्वीलोक पर जाना होगा। यही ठीक रहेगा। मैं अभी ही अपने महिष को लेकर निकलता हूँ पृथ्वीलोक के लिए। रुकिए, ये नक्शा ले लीजिए ताकि उस वैज्ञानिक को खोजने में आसानी हो। उसका सारा बायोडेटा लिखा हुआ है इसमें। यमराज और महिष दोनों अपना अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं। यमराज जी अपना नाम यम्मू और महिष अपना नाम भैंसू रख लेता है। दोनों अमेरिका के हवाई द्वीप के एक निर्जन टापू पर वैज्ञानिक को सबक सिखाने के लिए पहुंचते हैं। सिक्योरिटी से बच बचाकर दोनों वैज्ञानिक के लैब के पास पहुंचते हैं। तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है। यह कौन है वहां? अंदर कैसे आ गए? सिक्योरिटी। हाय भैया, कैसे हो? अरे 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 भाई, तुम भी इंडियन हो का? हाँ भाई, हम हैं यम्मू और यह है महेश। वैसे तुम भारत में कहाँ से हो गार्ड भाई? अरे हम तो बिहार से हैं। वैसे तुम लोग कहाँ से हो भाई? ये तो गजब होई गवा, हम सब भी बिहार से हैं। अरे ला मर्दे, तनी खैनी खिला, बहुत दिन हो गईल आपन बिहारी खैनी खायल। अमेरिका में बिहारी जैसन खैनी कहाँ मिलेला? यहाँ के वर्जीनिया खैनी और सिगार में उदम नहीं खे। ये बात तो 100% सही बोला रहा कि इहवा के खैनी में उहवा जैसन मजा ना बा। इला काल ही एगो चाचा से मंगाई ले वानी। इला हमार खैनी खा के देख, मर्दे खांटी बिहारी खैनी बा। आओ आओ, वेलकम। तुम दोनों की एक्टिविटी मैं अपने सुपर स्मार्ट कंप्यूटर पर मेन गेट से ही देख रहा हूँ।
जिस तरह से तुम दोनों ने मेरे सिक्योरिटी और गार्ड्स को चकमा दिया है, मैं तुमसे मिलने को और बेचैन हो गया था। कैसा लगा मेरा स्वागत? अबे डागरा, हम आए हैं तुझे भेजने पागल खाना। ये ले तेरा पिंजरा। ओहो, इंटरेस्टिंग। ये ले, अब बच के दिखा। डागरा के हाथों में से एक रे निकलकर उन दोनों की ओर बढ़ती है, लेकिन पहले से तैयार यम्मू और भैंसू दोनों उस रे को अपने सुरक्षा कवच से बेकार कर देते हैं। कैसा रहा यमलोक का अंदाज? इसके बाद यम्मू बढ़कर सन की वैज्ञानिक डागरा को पकड़ लेता है और उसके दिमाग में पीछे से 2 नस को दबा देता है। ये ले भटके हुए मनुष्य, तू अब अपने बचपन के मजे ले। अब वह वैज्ञानिक अपना सारा मेमोरी भूलकर बच्चों की तरह ट्रीट करने लगता है। अल्ले अंकल, आपकी मूत के साथ मुझे खेलना है। अल्ले बाबा, मैं तो बफेलो की सवारी करूंगा। उसके बाद यम्मू और भैंसू पूरे लैब को जला देते हैं। अब हमें जल्दी से यमलोक की तरफ निकलना चाहिए। ये नादान मनुष्य कहीं हमारे पल्ले ना पड़ जाए। हाँ प्रभु, जल्दी विराजिए, हम लोग निकलते हैं। और वहाँ से यमलोक वापस आ जाते हैं। अब यमलोक का सारा सिस्टम पहले की तरह काम करने लगता है। क्यों चित्रगुप्त जी, मानते हो ना कि यम है हम? सब कुछ नॉर्मल करके सिस्टम सही कर दिया। जी प्रभु, तभी तो आप यमलोक के कर्ता धर्ता हो। आपकी जय हो। एक राजा की 3 रानियां। राजा धर्मवीर की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी सत्यवती बहुत ही बहादुर थी। मंझली रानी रुक्मणी बहुत होशियार थी और सबसे छोटी रानी काजल बहुत ही सुंदर थी। धर्मवीर उन तीनों के गुणों से प्रभावित था और तीनों को एक बराबर प्यार करता था। परंतु छोटी रानी काजल चाहती थी कि राजा सिर्फ उससे ही प्रेम करे, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे देखो और बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं उन दोनों रानियों से ज्यादा सुंदर हूँ ना? छोटी रानी जी, आपकी सुंदरता के आगे बड़ी रानी और मछली रानी कहीं नहीं दिखती। और ये हार तो आपकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। इससे आपकी सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। वो तो होना ही था। ये हार मुझे महाराज ने जो भेंट किया है, वो मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। मुझे तो लगता है कि राजा आपसे अधिक प्रेम मछली रानी से करते हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि राजा मुझसे कम प्रेम करते हैं? रानी जी, मैं अभी अभी मछली रानी के कमरे से आ रही हूँ। राजा जी उनके साथ शतरंज खेल रहे हैं। इसका मतलब है उन्हें मछली रानी से अधिक प्रेम है और उन्हें उनके साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। काजल धर्मवीर को रिझाने के लिए पूरा दिन सजती संवरती रहती थी और दासी ये बात जानती थी कि काजल दोनों रानियों से चिढ़ती है, इसीलिए वो उन्हें उन दोनों के खिलाफ भड़काती थी। बड़ी रानी जी, आप यहाँ सैनिक के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करती रह जाओगी और राजा जी अपना सारा प्रेम मछली रानी और छोटी रानी पर लुटा देंगे। उन्हें तो आपका ख्याल भी नहीं है। तो क्या हुआ, वो दोनों भी तो मेरी ही तरह महाराज की पत्नियां हैं। उन दोनों की ही तरह वो मेरा भी ख्याल रखते हैं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभ्यास करने दो। राजा जी ने छोटी रानी को हार दिया है और मछली रानी के साथ उनके कक्ष में शतरंज खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया। उन्हें तो आपकी चिंता ही नहीं है। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। काजल की तरह ही दासी रुक्मणी और सत्यवती को भी भड़काती थी, लेकिन वे दोनों उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। आज तुम हमसे नहीं जीत सकती रुक्मणी, आज हम तुम्हें हरा देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता महाराज, शतरंज में मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये हुई शय और मात। लेकिन ये तुमने कैसे किया?
हमने तो तुम्हें फंसा दिया था, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब मेरे दिमाग का खेल है महाराज। आप तो जानते ही हैं कि इस पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा होशियार और कोई भी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो रुक्मणी, तुम सचमुच बहुत होशियार हो, इसीलिए तो हम तुमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं होशियार नहीं होती तो आप मुझसे प्रेम नहीं करते? हमारे कहने का वो मतलब नहीं था रुक्मणी। मैं सब समझती हूँ महाराज, आप सिर्फ बड़ी रानी और मछली रानी से ही प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते। रुक्मणी ने तो हमें अपनी बातों से फंसा दिया, अब हम क्या करें? क्या सोच रहे हैं महाराज? मेरी बात का उत्तर दीजिए। आप किस रानी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं? हाँ हाँ, उत्तर दीजिए महाराज, आप किस रानी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं? मैंने सुना है कि आपने काजल को हार भेंट किया है और यहाँ रुक्मणी के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या महाराज ने काजल को हार दिया? मुझे तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी। अरे वाह, महाराज ने सिर्फ मुझे हार भेंट किया है, इसका मतलब है कि वो हम तीनों में सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। वो तो करेंगे ही, तुम हम तीनों में सबसे सुंदर जो हो, है ना महाराज? हम तुम तीनों से एक बराबर प्रेम करते हैं, ना किसी से कम और ना किसी से ज्यादा। वाह काजल, तुमने भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। भोजन स्वादिष्ट कैसे नहीं होगा महाराज? मैंने इतने प्रेम से जो बनाया है। महाराज, मैंने बड़े प्रेम से खीर बनाई है, खाकर देखिए, खीर भी बहुत स्वादिष्ट है। महाराज, मैंने स्वादिष्ट जलेबियां बनाई है, जल्दी से खाकर बताइए स्वादिष्ट है या नहीं। बताइए महाराज, काजल के हाथ का बना भोजन अधिक स्वादिष्ट है या मेरे हाथ की बनी जलेबियां अधिक स्वादिष्ट हैं, या फिर रुक्मणी के हाथ की बनी खीर? आप तीनों के ही हाथों में जादू है, आप तीनों के हाथों के बने पकवान स्वादिष्ट हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमारी तीनों रानियां हमसे इतना प्रेम करती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो सत्यवती? जल्दी से यहाँ से जाओ, बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। आने दीजिए महाराज, मैं आंधी तूफान से नहीं डरती। तुम्हारी इसी बहादुरी की वजह से तो हम तुमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि आप मुझसे नहीं बल्कि मेरी बहादुरी से प्रेम करते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। मुझे पता है महाराज कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। हम तीनों रानियों से ही एक बराबर प्रेम करते हैं। हमारे लिए आपकी बहादुरी, रुक्मणी की होशियारी और काजल की सुंदरता एक समान है। मुझे सब पता है महाराज, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। महाराज की जय हो। सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? महाराज, गुप्तचर ने बताया है कि पड़ोसी राज्य के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। फिर तो हमें जल्दी से जल्दी युद्ध की तैयारी करनी होगी। गुप्तचर ने यह भी बताया है कि उसकी सेना हमारी सेना से बहुत विशाल और शक्तिशाली है। उसके पास 500 हाथी, 2000 घुड़सवार और 10,000 सैनिक हैं। इतनी विशाल सेना से हमारी सेना नहीं जीत सकती। अब हम क्या करें? अब हमें रुक्मणी से सलाह लेनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, रुक्मणी जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालकर हमें आने वाली मुसीबत से बचा लेगी। क्या बात है महाराज, आप काफी परेशान दिख रहे हैं। रुक्मणी, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? धर्मवीर सैनिक द्वारा बताई गई पूरी बात रुक्मणी को बताता है। बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं? मैं अभी आपकी परेशानी दूर किए देती हूँ। भला वो कैसे? उस राजा को लगता है कि हमारे राज्य की सेना उसके राज्य की सेना से कमजोर है, इसीलिए वो हम पर आक्रमण करने वाला है। अगर उसे ये खबर मिले कि हमारे राज्य की सेना उसके राज्य की सेना से बड़ी है, तो वो हम पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन ये होगा कैसे? महाराज, आप कुछ गुप्तचरों को उसके राज्य में भेज दीजिए।
वो वहाँ जाकर ये अफवाह फैलाएंगे कि राजा धर्मवीर की सेना में 1000 हाथी, 10,000 घोड़े और 50,000 पैदल सैनिक हैं और इतने ही तीरंदाज भी हैं। तुम्हारी तरकीब तो अच्छी है, लेकिन असफल हो गई तो? ऐसा कभी नहीं होगा महाराज। जब वो राजा हमारे राज्य की शक्तिशाली सेना के बारे में सुनेगा तो हमारी सेना से डर के हमारे राज्य पर आक्रमण करने का विचार छोड़ देगा। जैसा रुक्मणी ने कहा था, कर्मवीर ने ठीक वैसा ही किया। आज बहुत देर हो गई, महाराज अब तक नहीं आए। छोटी रानी जी, आप यहाँ महाराज का इंतजार कर रही हैं और महाराज वहाँ मछली रानी के कमरे में हैं। न जाने क्या जादू कर दिया है उसने, महाराज उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। मछली रानी बहुत ही चालाक है, देखना एक दिन वो महाराज को अपने बस में कर लेंगी, फिर महाराज आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तुम ठीक कह रही हो दासी, अब मुझे कुछ करना ही होगा। महाराज की जय हो। आपने जैसा कहा था, हमारे गुप्तचरों ने ठीक वैसा ही किया और उनकी बातों में आकर हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने हम पर आक्रमण करने का फैसला बदल लिया है। अब वो आक्रमण नहीं करेगा। तुम्हारी तरकीब काम आ गई रुक्मणी। अब हमारा राज्य सुरक्षित है। हमारे राज्य में तुमसे होशियार कोई भी नहीं है, लेकिन अब हमें आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। सत्यवती युद्ध कला में माहिर है और रुक्मणी को राजनीति और कूटनीति आती है। इसीलिए हम सत्यवती के साथ मिलकर अपने सैनिकों को युद्ध कला में और अधिक माहिर करेंगे और रुक्मणी के साथ मिलकर राजनीति और कूटनीति रणनीतियाँ बनाएंगे। और मैं क्या करूँगी महाराज? आप हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन पकाना। नहीं महाराज, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। बिल्कुल नहीं, जैसा हमने कहा है आप वैसा ही करेंगी। काजल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कर्मवीर रुक्मणी के साथ मिलकर आने वाली किसी भी मुसीबत से निपटने की रणनीति बनाने लगता है और सत्यवती सैनिकों को तलवारबाजी सिखाने लगती है। महाराज मछली रानी के साथ समय बिताने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। मुझे मालूम है वो सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं से करते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? कुछ नहीं महारानी। आप यहाँ फूल तोड़ते रह जाओगी छोटी महारानी, और मछली महारानी आपको महाराज से दूर कर देंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुझे बड़ा घमंड है ना कि महाराज सबसे अधिक प्रेम तुझसे करते हैं। मैं तेरा ये घमंड तोड़ दूंगी। तुम किस तरह की बातें कर रही हो काजल? मैं सही कह रही हूँ। काजल, तुम रुक्मणी से किस तरह से बात कर रही हो? तुम इस राज्य की छोटी रानी हो, तुम्हें इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। कोई बात नहीं दीदी, काजल अभी छोटी है, नादान है, मुझे इसकी बात का बुरा नहीं लगा। वो पहली बार नहीं था जब कर्मवीर ने काजल को रुक्मणी और सत्यवती से लड़ते हुए देखा था। क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। मंत्री जी, हम अपनी रानियों के कारण बहुत परेशान हैं। भला रानियों के कारण आपको क्या परेशानी हो सकती है? वो तीनों ही आपसे इतना अधिक प्रेम करती हैं। उनका प्रेम ही तो हमारी परेशानी का कारण है। मैं आपकी बात नहीं समझा महाराज। भला उनका प्रेम आपकी परेशानी का कारण कैसे हो सकता है? सत्यवती, रुक्मणी और काजल तीनों ही हमसे प्रेम करती हैं, लेकिन काजल ऐसा सोचती है कि हम सिर्फ उससे ही प्रेम करें, हम सिर्फ उसके साथ ही रहें। हम जब भी रुक्मणी के साथ समय बिताते हैं तो उसे बुरा लगता है और वो फिर उससे झगड़ा करती है। हम चाहते हैं कि वो तीनों एक साथ प्रेम से रहें। काजल रुक्मणी और सत्यवती का सम्मान करने लगे। एक तरकीब है महाराज, जिससे वो छोटी रानी दोनों रानियों का सम्मान करने लगेंगी
और एक साथ प्रेम से रहने लगेंगी। जल्दी से बताओ मंत्री जी, वो तरकीब क्या है? हाँ, यही एक तरीका है काजल के मन में रुक्मणी और सत्यवती के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने का। हम राजपाट से संन्यास लेकर एक सन्यासी की तरह वन में अपना बाकी जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन महाराज, आप अचानक ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है। महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी महाराज। आप तीनों चिंता न करिए, हम आप तीनों को भी अपने साथ वन में ले चल रहे हैं। आप तीनों वहाँ हमारी सेवा करना। महाराज, आपको वन में जाना है तो जाइए, लेकिन तीनों रानियों को अपने साथ ना ले जाइए। हम फैसला कर चुके हैं मंत्री जी, हम अपनी तीनों रानियों को वन में ले जाएंगे। वो वहीं हमारे साथ रहकर हमारी सेवा करेंगी। महाराज, वन में रहना बहुत अत्यधिक कठिन है, रानियां वहां नहीं रह पाएंगी। अगर हमारी रानियां हमसे प्रेम करती हैं तो वो जरूर हमारे साथ चलेंगी, लेकिन अगर हमसे प्रेम नहीं करती हैं तो वो यहीं रहेंगी। ये फैसला हम तीनों रानियों पर छोड़ते हैं। जो हमारे साथ वन में चलना चाहे चले, नहीं तो वो यहीं महल में रहे। महाराज, आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहाँ आपके साथ रहूंगी। मैं भी आपको अकेला नहीं छोड़ सकती महाराज। मैं आपसे सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। ठीक है, अगर आप तीनों हमारे साथ चलना चाहती हैं तो चलिए। मंत्री जी, कल सुबह हम महल छोड़कर वन चले जाएंगे। आप हम चारों के वन जाने का इंतजाम कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अब इस राज्य की जिम्मेदारी आप पर है मंत्री जी। अब हम जा रहे हैं इस मोह माया से दूर, एकांत में बाकी का जीवन वहीं व्यतीत करेंगे। सैनिक, तुम इन चारों को वन में छोड़कर वापस आ जाना। ये बहुत शांत जगह है, हम यहीं पर अपनी कुटिया बनाएंगे। आप तीनों यहाँ की साफ सफाई कीजिए, तब तक हम कुटिया बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आते हैं। जब तक हम वापस ना आ जाएं, तब तक आप यहाँ से कहीं मत जाना। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, यहाँ बहुत से खतरनाक जानवर रहते हैं। न जाने महाराज ने संन्यास लेने का फैसला क्यों कर लिया, ये तो वही बता सकते हैं। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बहुत देर हो गई, महाराज अभी तक लकड़ियां लेकर नहीं आए। न जाने वो कहाँ रह गए। अब तो सूरज भी ढलने लगा है और हमारे पास उजाला करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है। मैं अपने साथ कुछ फल लाई थी, अभी तुम्हें खाने को देती हूँ। मुझे तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाना है। तीनों रानियां कर्मवीर का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो लकड़ी लेकर नहीं आता है और अंधेरा हो जाता है। अब तो अंधेरा भी हो गया, अब हम अंधेरे में क्या करेंगे? आप चिंता न करिए दीदी, मैं अभी आग जला देती हूँ। ये लीजिए दीदी, आग का इंतजाम हो गया। तुम तो बहुत होशियार हो रुक्मणी। मुझे तो महाराज की चिंता हो रही है, न जाने कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं। हम दोनों को भी उनकी चिंता है, लेकिन क्या करें। महाराज ने हमें यहाँ से कहीं भी जाने के लिए मना किया था, हमें उनकी बात माननी चाहिए। तुम मानो उनकी बात, मैं जा रही हूँ उन्हें ढूंढने। काजल, यहाँ से कहीं मत जाओ, महाराज ने बताया था कि यहाँ बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। काजल, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दीदी, हमेशा मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आपसे अच्छे से बात भी नहीं की, लेकिन फिर भी आप मुझे बचाने के लिए शेर के सामने कूद गई। मुझे माफ कर दो दीदी। तुम मुझसे माफी मत मांगो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। काजल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
जिसके लिए वो शर्मिंदा थी। काजल रुक्मणी को अपनी बड़ी बहन मानने लगी थी। काजल और सत्यवती रुक्मणी को उठाकर बरगद के पेड़ के नीचे ले जाते हैं। वहाँ तीनों रात भर कर्मवीर का इंतजार करती रहती हैं, लेकिन वो नहीं आता। लगता है आपकी तरकीब काम आ गई मंत्री जी। रात में जो कुछ हुआ उसके बाद काजल का व्यवहार बदल गया है। अब हमारी तीनों रानियां एक साथ हैं। अब हमें उन तीनों को सच बता देना चाहिए। नहीं महाराज, अभी थोड़ा रुकिए। तुम्हारी नींद खुल गई काजल। अब तुम रुक्मणी को संभालो, मैं महाराज को ढूंढती हूँ। महाराज अभी तक नहीं आए काजल, मैं महाराज को ढूंढने जाती हूँ, तुम यहीं रुकना। नहीं दीदी, आप घायल हैं, आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही यहाँ आ गए हैं। महाराज, आप पूरी रात कहाँ थे और मंत्री जी आपके साथ क्या कर रहे हैं? ये सब मंत्री जी की तरकीब थी ताकि काजल, मैं और तुम एक साथ प्रेम से रहने लगे। काजल हम दोनों से लड़ती थी ना, इसीलिए मंत्री जी ने हम तीनों को एक करने के लिए ऐसा किया। सत्यवती जब कर्मवीर को ढूंढ रही थी तो वो खुद ही उसके सामने आ गया था और उसने उससे अपनी और मंत्री जी की तरकीब के बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे माफ कर दो रुक्मणी, मेरी वजह से तुम घायल हो गई। आप माफी मत मांगिए महाराज, ये सब मेरी गलती है। मैं चाहती थी कि महाराज सिर्फ मुझसे प्रेम करें, इसीलिए महाराज जब सत्यवती दीदी या रुक्मणी दीदी से प्रेम करते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और गुस्से में मैं उन्हें भला बुरा कहती थी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है छोटी रानी, ये सब उस दासी निशा के कारण हुआ है। वो दासी नहीं बल्कि एक जासूस है जो हमारे राज्य की गुप्त खबरें हमारे दुश्मन राज्य के राजा को देती थीं और वो आपको दोनों रानियों के खिलाफ भड़काती थीं। उसके बारे में आपको कैसे पता चला मंत्री जी? संजय ने निशा को किसी से बातें करते हुए देख लिया था। वो उससे काजल, सत्यवती और रुक्मणी के झगड़े के बारे में और सैनिकों के बारे में जानकारी दे रही थी, जिस वजह से संजय को पता चल गया कि वो एक जासूस है। उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए महाराज। समय आने पर हम उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम वापस राजमहल चलते हैं। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी दीदी। महाराज, हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि हम पर आक्रमण होने वाला है। तुम चिंता न करो सेनापति, इस बार हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर कभी हम पर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचेगा। छोटी रानी जी, ये सबसे अच्छा मौका है। आप मछली रानी का गला दबा दीजिए, इन्हीं की वजह से महाराज आपसे दूर रहते हैं। मुझे तेरी सच्चाई पता चल चुकी है कि तू एक जासूस है। अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। सेनापति, गिरफ्तार कर लो इसे। तूने मुझे पहचानने में देर कर दी, मैंने अपना काम कर दिया है। बहुत ही जल्द राजा सूर्यवीर तेरे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। अब हमारी सेना हर आक्रमण के लिए तैयार है। सेनापति जी, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। सूर्यवीर राजा कर्मवीर के राज्य पर आक्रमण करता है, लेकिन हार जाता है क्योंकि कर्मवीर की सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। कुछ दिनों बाद रुक्मणी पहले की तरह ठीक हो जाती है, जिसके बाद कर्मवीर की तीनों रानियां खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगती हैं।